हेलो एंड वेलकम बैक। सो दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आज के इस सेशन के माध्यम से। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बारे में डिस्कशन किया था, जहां पे मैंने आपको काफ़ी सारी कैलकुलेशंस और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट शेयर किए थे। तो दोस्तों आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को। बेसिकली ये जो ओरिजिनेशन फीस पेड है, इसका डिस्कशन हमारा बाकी रह गया था। ओरिजिनेशन फीस पेड जो है दोस्तों, जैसे ओरिजिनेशन फीस रिसीव्ड नहीं होती, राइट, वैसे ही ये पेड वाला पार्ट है। तो जब हम लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी का डिस्कशन करेंगे तो वहां पे ओरिजिनेशन फीस पेड आएगी। ओरिजिनेशन फीस इसको आप वैसे जानते भी होंगे, जब अपन लोन लेते हैं ना तो बैंक वाले प्रोसेसिंग फीस के नाम से कुछ खर्चा हमारे डेबिट कर देते हैं कस्टमर के, राइट। तो वो प्रोसेसिंग फीस कह दीजिए या आप उसको ओरिजिनेशन फीस कह दीजिए, बात एक ही है ना। तो सेम ही चीज है। तो जब हम लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी का डिस्कशन करेंगे तो हमको ये ओरिजिनेशन फीस पेड है जो काम आएगा। लोन सिंडिकेशन फीस जो है, इसके लिए कहा गया है कि ये वो कॉस्ट है या ये वो अमाउंट है जो आपके EIR का पार्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का पार्ट नहीं बनेगा। क्योंकि यहां पर दोस्तों देखिए क्या कहता है, लोन सिंडिकेशन फी रिसीव्ड बाय एन एंटिटी दैट अरेंजेस अ लोन एंड रिटेन्स नो पार्ट ऑफ द लोन पैकेज। बेसिकली यहां पर आपको ये जो लोन सिंडिकेशन फीस मिलती है, ये लोन को अरेंज करने के लिए मिलती है ना। आप लोन अरेंज करके देते हैं, लोन फैसिलिटी अपने क्लाइंट के लिए अरेंज करके देते हैं, आप खुद लोन नहीं दे रहे, तो बेसिकली आपका कोई लोन का एक्सपोजर नहीं है। तो बीच में एक तरीके से आपकी कमीशन जो इनकम है वो हो जाती है उस पर्टिकुलर चीज से। तो ये कोई चीज जो है वो आपके EIR का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पर आपका रोल जो है वो दोस्तों लोन देने का नहीं है, लोन को अरेंज करने का है, राइट। तो बेसिकली लोन सिंडिकेशन फीस का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। आपने अगर एक शब्द सुना होगा बैंक ऑडिट के अंदर, कंसोर्टियम। कंसोर्टियम एडवांस नहीं होता क्या, कंसोर्टियम एडवांस, ठीक है। तो कंसोर्टियम एडवांस में क्या होता है ना, बहुत सारे बैंक मिलकर क्लाइंट को फाइनेंस करते हैं। वैसे ही एक होता है सिंडिकेशन। तो सिंडिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कंसोर्टियम दोस्तों, ठीक है ना। कंसोर्टियम में तो क्या होता है, बहुत सारे बैंक मिलकर एक क्लाइंट को फाइनेंस करते हैं, तो मतलब वो लिटरली पैसा देते हैं अपने क्लाइंट को। लेकिन सिंडिकेशन में क्या होता है ना, कि मैं लोन फैसिलिटी अरेंज करके देता हूं क्लाइंट के लिए, मैं खुद लोन नहीं देता। तो एक प्रकार से कमीशन की इनकम हो रही है और दैट इनकम शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, उसका EIR से कोई रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों यहां पे सिंडिकेशन फीस अगर आपको मिलती है तो सिंडिकेशन फीस जो है वो आपके प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी, वो आपके लोन के EIR का पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये डिस्कशन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है और हम लोग अब आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो फेयर वैल्यू के रिगार्डिंग दे रखा है दोस्तों, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू के बारे में हम सब लोग काफी टाइम से चर्चा करते हुए आ रहे हैं, जब से हमने IFRS स्टार्ट किए हैं इंड AS, कि दोस्तों हमारा इंड AS जो है उसका एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर है फेयर वैल्यू। सो बेसिकली वी हैव डेडिकेटेड स्टैंडर्ड ऑन इट, स्टैंडर्ड नंबर 113। तो दोस्तों जब हम लोग स्टैंडर्ड 113 पढ़ेंगे तो फेयर वैल्यू के बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे। अभी के लिए फेयर वैल्यू का मतलब आप इतना समझिए कि फेयर वैल्यू जो है वो एक एग्जिट प्राइस है, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन से एग्जिट होने का प्राइस है, दिस इज एन एग्जिट प्राइस दोस्तों। हालांकि डेफिनेशन में ये वर्ड नहीं आता है, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए, चीज को समझने के लिए, ये जो एग्जिट प्राइस वर्ड जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ये एग्जिट प्राइस जो है वो क्या होता है, मतलब अगर एसेट्स की बात करी जाए तो एसेट को बेचना, लायबिलिटी की बात करी जाए तो लायबिलिटी को सेटल करना, है ना। उन दोनों में जो भी एक नॉलेजेबल बायर सेलर जो भी ट्रांजैक्शन में होते हैं पार्टी, राइट, ये पार्टी मिलकर जिस प्राइस पे अग्री होते हैं वो क्या है, एक प्रकार की फेयर वैल्यू है। जैसे कि देखिएगा, फेयर वैल्यू इज द प्राइस that would be received to sell an assets or paid to the transfer a liability in orderly transaction between market participants at the measurement date, राइट। सो ये जो मेजरमेंट डेट है और जो करंट मार्केट कंडीशंस है फेयर वैल्यू के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फेयर वैल्यू में आपकी जो यूनिट ऑफ अकाउंट है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जैसे कि जैसे हम सब लोग किसी एसेट को बेच रहे हैं तो एसेट्स को मेजर किस प्रकार से किया जाता है, उसका यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है। मतलब जैसे मान लो ये पेन है, तो ये पेन बेस्ड ऑन अ सिंगल पेन इसका मेजरमेंट किया जाता है इसका, या बॉक्सेस में बहुत सारे 10 पीस के बॉक्स आ रहा है तो वो एक बॉक्स का वैल्यूएशन किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट, है ना। फेयर वैल्यू के लिए आपका जो मेजरमेंट बेसिस है वो कंसिस्टेंटली सेम तरीके से जो है वो परसीव किया जाना चाहिए, और हाईएस्ट और बेस्ट यूज वाला
जो बेस होता है उसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट के अंदर हम इसकी वैल्यूएशन जो है वो दोस्तों करते हैं। और फेयर वैल्यू जो हायरार्की होती है, तो दोस्तों फेयर वैल्यू में मैं आपको बता देता हूं, कुल मिला के लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीन प्रकार की हायरार्की होती है दोस्तों। लेवल 1 इनपुट, लेवल 2 इनपुट, लेवल 3 इनपुट, राइट। इन तीन इनपुट्स पर हम फेयर वैल्यू निकालते हैं। अब दोस्तों ये सारी चीजें आप सबको एकदम नई लग रही होगी क्योंकि हमने स्टैंडर्ड 113 नहीं पढ़ा है। तो बस इतना मैं आपको कहना चाहूंगा, लेवल 1 जो है, बस आप इतना समझिएगा दोस्तों, ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल जो मार्केट डेटा नहीं होता क्या, जैसे कि मान लो एक रिलायंस का शेयर है तो वो बाजार में कितने रुपए का मिल रहा है, तो बाजार में उसका भाव अपने को अवेलेबल है। अब वो बाजार का भाव जो है दोस्तों वो क्या है, वो लेवल 1 प्राइस कहलाता है, जो सबसे बढ़िया, मतलब कहते हैं ना सबसे शुद्ध प्राइस है वो, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकता। तो लेवल 1 प्राइस जो है ना दोस्तों, वो एकदम डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल मार्केट डेटा से निकाले जाते हैं। ऐसे ही लेवल 2 उससे थोड़ा सा कम और लेवल 3 उससे भी थोड़ा सा कम जो है वो मतलब अंडरस्टैंडेबल होता है, क्योंकि फिर बाद में हम इसको कस्टमाइज तरीके से वैल्यू करते हैं। बाकी की जानकारी दोस्तों हम इसकी फेयर वैल्यू की स्टैंडर्ड 113 में करेंगे। ये जानकारी हमको यहाँ पे इसलिए दे रखी है क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर में, इसी चैप्टर में आगे जाकर हमको कुछ ऐसे डिसीजन लेने होंगे जहां पे आपको कहा जाएगा कि फेयर वैल्यू लेवल 1 है तो आपको क्या करना है, और फेयर वैल्यू लेवल 1 के अलावा कुछ है तो आपको क्या करना है। सो कंक्लूजन क्या निकलता है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का, इस पर्टिकुलर एरिया का दोस्तों, कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें बस इतना ध्यान रखना है कि लेवल 1 का जो फेयर वैल्यू है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू माना जाता है दोस्तों। और अगर ऐसा लेवल 1 का फेयर वैल्यू हमारे पास में कहीं आगे जिक्र होता है तो यू हैव टू कीप द नोट ऑफ द सेम, ताकि हम चीजों को आगे परसीव कर पाए, प्रोसेस कर पाए, ठीक है। सो ये था फेयर वैल्यू के बारे में। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो आज का डिस्कशन है हमारा, प्राइमरीली जो आज का डिस्कशन है वो यहां से स्टार्ट होता है कि इंस्ट्रूमेंट एट ऑफ मार्केट टर्म्स, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट एट ऑफ मार्केट टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों पहले मैं यहां पे जो राइटअप लिखा हुआ है उसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, फिर बाद में हम इसको पढ़ भी लेंगे कि क्या लिखा हुआ है यहां पे। जैसे समझिए दोस्तों कि आपने किसी भी पार्टी को कोई फाइनेंशियल एसेट दिया, मान लीजिए लोन दिया, और उस लोन का जो अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आप ऑफ मार्केट टर्म्स पे चार्ज कर रहे हो। ऑफ मार्केट टर्म्स का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए जो लोन उस पर्टिकुलर पार्टी को 10% पे मिलना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वो तो 6% पे ही उसको दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये आपका ऑफ मार्केट टर्म्स हो गया, ठीक है ना। तो आईएफआरएस वाले यही तो चाहते हैं कि मतलब अगर आप ऐसा कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, राइट, और हम आपको ऐसा करते हुए पकड़ लें, फिर आईएफआरएस वाले क्या कहेंगे, इंड एस वाले बेसिकली हम जो भी हैं, तो वो यही कहेंगे कि ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस को जाके देखिए और उस सब्सटेंस के हिसाब से आप उस ट्रांजैक्शन को फिर बाद में समझिए एंड देन अकाउंटिंग करिए। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, अगर ऑफ मार्केट टर्म्स पे अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो आप भले ही चाहे उस ट्रांजैक्शन को ऑफ मार्केट पे करें, लेकिन हम बुक्स के अंदर उसको मार्केट टर्म्स पर ही लेकर आएंगे। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये कहता है एक लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल, जो कि बिल्कुल भी ब्याज नहीं, अच्छा इस पे तो ब्याज ही नहीं है, 0%, मतलब मैं बिना ब्याज के ही ये लोन दे रहा हूं, ठीक है। वाइल सिमिलर इंस्ट्रूमेंट इफ एक्सचेंज बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैरी इंटरेस्ट, देन फेयर वैल्यू फॉर सच लोन रिसीवेबल विल बी लोअर फ्रॉम इट्स ट्रांजैक्शन प्राइस ओविंग टू द लॉस ऑफ इंटरेस्ट दैट द होल्डर बियर्स। तो दोस्तों ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, आई थिंक आपको शायद याद होगी, जब अपन स्टार्ट में एक बार सबसे पहले मैंने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ आपसे बात शेयर करी थी दोस्तों, तो उस समय मैंने आपको एक बात बताई थी, लेट मी चेक, अगर मिल जाए तो वो मुझे यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। ये देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, कि आपने यहाँ पर 1,20,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे स्टार्टिंग में, है ना, 120 इन्वेस्ट किए थे और बाद में आपको मैच्योरिटी पे 180 मिल रहा है। तो दोस्तों 120 से 180 बेसिकली, अब यहाँ पे क्या था, इसमें भी इंटरेस्ट रेट तो नहीं थी ना, इसमें भी इंटरेस्ट रेट नहीं थी, तो 120 से वो 180 चला गया,
तो दोस्तों यहां पर हमने क्या किया था, छुपी हुई इंटरेस्ट रेट, इनहेरेंट इंटरेस्ट रेट जो है वो निकाली थी, राइट। कौन से फॉर्मूले से, एक्सेल के आईआरआर के फॉर्मूले से, राइट। तो बेसिकली वो इनहेरेंट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो जो भी इसकी इंटरेस्ट रेट आई थी दोस्तों, वो इंटरेस्ट रेट होगी, उसके बेसिस पर हमको यहां पर इंटरेस्ट इनकम बुक करनी थी, राइट, एंड देन फिर अकाउंटिंग करनी थी। तो वैसे ही दोस्तों इसमें तो क्या था कि आपने 0% इंटरेस्ट रेट रखी है, राइट। और यहां पे दोस्तों क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपने कोई इंटरेस्ट रेट तो 0% रखी ही रखी है, साथ ही साथ में मैच्योरिटी अमाउंट समटाइम्स क्या होता है वो भी वही रहता है। ऐसा देखने को आपको कहां पे मिलेगा, लोन में नहीं, आपको हो सकता है ऐसा देखने को सिक्योरिटी डिपॉजिट्स में मिल जाए और कुछ लोन में भी मिल जाए, जहां पे भी आपको लोन अमाउंट जो है वो एग्जैक्टली उतना का उतना ही मिल रहा है। तो ये दोनों एग्जांपल यहाँ पे लग सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 रुपीज का लोन दिया है आज, और आपको 3 साल बाद में 100 रुपीज ही वापस मिल रहे हैं, और वो भी कितने परसेंट पे दिया आपने, 0% इंटरेस्ट पे दिया। मान लीजिए आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जमा कराई है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने 100 रुपीज का जमा कराया दोस्तों, और ये मतलब बेसिकली आपका क्या है, नो इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जैसे कि होता ना कि कई बार अपन सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराते हैं तो वो अपने को कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन में वापस मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर ब्याज कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 0% सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है ना, 0% क्या हो गया, हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, जो हमको बाद में वापस पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा, लेकिन हमको इसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये क्या हो गया, कैरी नो इंटरेस्ट, बट सेम अमाउंट, सेम प्रिंसिपल अमाउंट, यदि इतना पैसा अगर हम लोग बैंक में जमा कराते तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ तो ब्याज मिलता ही ना। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो बेसिकली यहां पर ये कह रहा है कि अगर कोई चीज में कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं है और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होती है उसके बेसिस पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिएगा उसका फेयर वैल्यू जो है, इन सच केस ये कहता है देन फेयर वैल्यू फॉर सच लोन, then fair value for such loan receivable will be lower from its transaction price। यानी ये जो आपने 100 रुपए का लोन दिया है ना, इसको कहते हैं अपने लोग ट्रांजैक्शन प्राइस। ये तो मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस हो गया, ठीक है। अब इसका फेयर वैल्यू इससे लोअर होगा, कैसे सर, देखिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड हमको ये तो बात सिखाई चुका है ना कि अगर आपने यहां पर 10,000 रुपीज का कोई ट्रांजैक्शन किया, राइट, और इसके ऊपर ये मान लो आपने लोन ही दिया, चलिए ठीक है, और ये आपने लोन दिया 10,000 रुपीज का, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कॉन्ट्रैक्चुअली तो 0 है, इंटरेस्ट रेट दोस्तों कॉन्ट्रैक्चुअली तो 0% है, राइट, लेकिन मैच्योरिटी के ऊपर आपको 10,000 रुपीज रिपेमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। लोन का जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी पे आपको 10,000 रुपए वापस भी मिल जाएंगे। सर ये कैसा लोन है, मतलब जिसमें इंटरेस्ट भी नहीं है और मैच्योरिटी तक अपने को वेट भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहीं पे इस चीज के अंदर बस शक वाली बात आ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पर्सन 0% इंटरेस्ट पे अपना पैसा किसी को दे दे, ठीक है। तो दोस्तों इंड एस वाले क्या कहते हैं, देखिए ये है व्यापार, कॉमर्स है, बिजनेस है, और यहां पे कोई ऐसे किसी के कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, राइट। और बिजनेस के अंदर दोस्तों फेयर रिपोर्टिंग तभी हो सकती है जब आप उस चीज को क्या करें, कमर्शियली उसको देखें, उसको कमर्शियल सब्सटेंस देखें, रादर देन हम सब लोग क्या करें, इमोशनल होकर जजमेंट लें। भले ही चाहे आपका भाई का ही कंपनी क्यों ना है, आपकी बहन की कंपनी क्यों ना है, आपके माता पिता की कंपनी क्यों ना है, भले ही चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं दोस्तों, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी नाम का भी एक कंसेप्ट होता है। इवन मेरा कंपनी, हम दोनों अलग अलग हैं, मेरा अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो अकाउंट्स के हिसाब से जो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति दोनों अलग अलग होते हैं, दैट इज नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों यहां पर अकाउंट्स की जो फेयर रिपोर्टिंग तभी हो सकती है जब ट्रांजैक्शन को आप कमर्शियल सब्सटेंस में उस चीज को रिकॉर्ड करें, ना कि आप इमोशनल होकर उस चीज का जजमेंट लें कि भाई सर ये तो मेरा भाई है इसलिए मैंने उसको 0% रेट के ऊपर ब्याज दे दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए अभी इंड एस क्या कहता है, एक काम करते हैं, बेसिकली इस ट्रांजैक्शन में क्या छुपा हुआ है हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यहां पे क्या ढूंढा जाएगा बेसिकली, अब इसका मैच्योरिटी का समय बताइए सर। लेट्स से कि मैच्योरिटी 3 इयर्स पे है, ठीक है ना, 3 साल बाद में मैच्योरिटी है।
तो दोस्तों आपने जो ईयर 0 पे यहां पर जो 10,000 रुपीज लगा दिए, ठीक है, वो आपको 1 साल, 2 साल और यहां पे देखिए दोस्तों 3rd ईयर के एंड में वापस मिल जाएंगे, राइट। तो इंडेक्स का बहुत सिंपल सा काम है, जो तीसरे साल के अंत में आपको पैसा वापस मिलेगा आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। 3rd ईयर के एंड में जो पैसा आपको वापस मिलेगा आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए और यहां पर आकर उसका प्रेजेंट वैल्यू लिख दीजिए। और सीधी बात है दोस्तों, अगर आप 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो 10,000 से तो ज्यादा नहीं आएगी ना, कम ही आएगी, है ना। अगर हम 10,000 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 10,000 से कम ही आएगी। तो इसकी पीवी जो है, इसकी दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू जो है दोस्तों, जो हम कैलकुलेट करेंगे वो डेफिनेटली 10,000 से कम आएगी। तो यही तो ये स्टैंडर्ड कहना चाहता है। देखिए वापस पढ़िए अब इस चीज को, अब आपको समझ में आ जाएगी ये बात क्या कहता है। देखिए then fair value for such loan receivable will be lower from its transaction price owing to the loss of interest that the holder bears। लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना आपको। चलिए मान लेते हैं कि आपने अपने भाई को लोन दिया था, भाई की कंपनी को लोन दे दिया आपने, जो आपका रिश्तेदार था, लेकिन आपके बिजनेस में तो नुकसान हो ही गया ना, आप वाले बिजनेस में तो नुकसान हो गया। लेट से अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करता हूं, सिंप्लिसिटी के लिए ना इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं मैं किसी पर्टिकुलर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे जानना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। इंटरेस्ट रेट मेरे कॉन्ट्रैक्ट में तो 0 है, ये तो मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल रेट हो गया, ठीक है। अब इसका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है देखते हैं जरा। यानी मार्केट में सेम इस प्रकार के लोन जो हैं वो 10% से दिए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे मार्केट में जो लोन होते हैं सर वो 10% से सैंक्शन किए जाते हैं। आपने तो 0% पे ही लोन दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू चलो निकाल ही लेते हैं, 1.1 रेज टू 3, करेक्ट, यही कैलकुलेशन होगी। सो 10,000 सर ये हो जाएगा 7,513 रुपए, 7,513 रुपीज। तो बेसिकली देखिए दोस्तों 10,000 इज लार्जर, ये ग्रेटर अमाउंट है दोस्तों हमारा, है ना। और यहां पर 7,513 ये मेरा कम अमाउंट है। तो दोस्तों ये जो नुकसान हुआ है ना आपका, 10,000 में से 7,513 आपने माइनस किया, तो दोस्तों 2,487 रुपीज का ये जो गैप आया है हमारा, ये गैप क्या है, व्हाट इज दिस गैप, दिस इज द लॉस ऑफ इंटरेस्ट, राइट। बेसिकली अगर आप अपने 10,000 रुपए को 10% अपने भाई को ना देकर अगर आप 10% बैंक में भी जमा करा देते तो आपकी कम से कम 2,487 रुपए की ब्याज की इनकम होती, जो तो आपने खो दी। सो इसीलिए दोस्तों बिजनेस में किसी का कोई लेना देना नहीं है कि रिलेटिव है या नॉन रिलेटिव है। बिजनेस और IFRS स्टैंडर्ड जो बने हैं दोस्तों वो जनता स्टेक होल्डर के लिए बने हैं, राइट। स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट करने के लिए बने हैं कि देखिए हमारे बिजनेस में ये हुआ है। तो बिजनेस का फेयर रिपोर्टिंग तभी हो पाएगा ना जब बिजनेस 2,487 रुपए को भी रिपोर्ट कर पाएगा। अदरवाइज हम तो ट्रेडिशनली कैसे इसको रिकॉर्ड करते थे, हम लोग ट्रेडिशनली रिकॉर्ड करते थे, ये लीजिए लोन दिया, जिस भी कंपनी को दिया, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लीजिए, ठीक है, ये मैंने 10,000 का लोन दिया और 3 साल बाद में मेरे को लोन वापस मिल जाएगा, तो मैं एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, मेरे को लोन मेरा वापस मिल गया, ठीक है। ना तो अकाउंट्स में इसकी रिपोर्टिंग हुई, ना किसी और को कुछ पता चला दोस्तों। ट्रांजैक्शन वाले दिन और रीपेमेंट वाले दिन हमने क्या किया, ऐसी अकाउंटिंग करी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस चीज को दिखाने में ही असमर्थ रहे कि भाई यहां पे हमें ब्याज का नुकसान भी हो रहा है, ठीक है ना। तो वही तो इंड एस चाहता है कि ऐसा ना हो दोस्तों। इसीलिए इंड एस क्या कहता है कि अगर ऑफ मार्केट टर्म्स में आप काम करेंगे ना तो हम आपको मार्केट टर्म्स की कैलकुलेशन सिखा देंगे, आप चिंता ना करें। हम अपने आप कैलकुलेशन इस प्रकार से करने को कहेंगे कि आपका मार्केट टर्म्स पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, राइट। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर बाद में।
आगे क्या कहता है, इन सच केसेस वेयर पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन गिवन और रिसीव्ड इज फॉर समथिंग अदर देन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एंटिटी शैल मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यहां पर अपने को फेयर वैल्यू जो है वो मेजर करनी पड़ेगी। इन द अफोर मेंशन्ड एग्जांपल द फेयर वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन और रिसीवेबल कैन बी मेजर्ड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश रिसिप्ट्स डिस्काउंटेड यूजिंग द प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। मतलब सेम प्रकार का लोन बाजार में अगर आपको मिलता तो कैसे मिलता, सेम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाजार में अगर आप देखते तो कैसे उसको परसीव करते दोस्तों। तो वही तो बात हमने करी यहाँ पे, सिमिलर एज टू करेंसी टर्म टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड अदर फैक्टर्स विद अ सिमिलर क्रेडिट रेटिंग। देखिए दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 10% की मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट ली तो मेरे को आपके जैसे सेम एंटिटी का ही क्रेडिट रेटिंग वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट पिकअप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको 10% पे जो बैंक जो है वो लोन दे रहा है लेकिन रिलायंस कंपनी को वो मान लो 8% पे दे रहा है, तो रिलायंस वाली रेट मैं आपके एंटिटी के ऊपर नहीं लगा सकता। तो माई क्रेडिट रेटिंग शुड बी सेम, है ना। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट को सही पिकअप करना भी एक अपने आप में चैलेंज वाला काम होता है दोस्तों। So the additional amount lent is an expenses or a reduction of income unless it qualifies for recognition as some other type of assets। अब ये वाली जो बात है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो लास्ट की 2 लाइन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये बात दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। चिंता ना करें, ये वाली सारी की सारी बातें दोस्तों हमको समझ में आ जाएगी। कुछ बातें जो कुछ राइटअप जो है पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहां पर कहता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में क्या मानना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे कि फीस, कमीशन पेड टू एजेंट्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉय एक्टिंग एज सेलिंग एजेंट्स, एडवाइजर्स, ब्रोकर, डीलर, लेवीज बाय रेगुलेटरी एजेंसीज, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस और ट्रांसफर टैक्सेस एंड ड्यूटीज। ये हो गए दोस्तों हमारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या किया था वो तो आपको पता ही है ना। हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या कर दिया था दोस्तों, हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बेसिकली मतलब मैं इनफैक्ट ये कहना चाहूंगा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट दैट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोन, है ना, सारी की सारी नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, उसको हमने उसकी कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट कर दिया था ताकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सही निकले। अब यहां पे एक बात समझिएगा दोस्तों कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट में डेट प्रीमियम, डिस्काउंट, फाइनेंसिंग कॉस्ट और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव और होल्डिंग कॉस्ट जो है वो शामिल नहीं होती। बेसिकली डेट प्रीमियम, डिस्काउंट वगैरह क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए मैंने जो है डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया या मैंने लोन दिया, राइट। तो इन दैट केस जब दोस्तों मैं लोन देता हूं तो लोन मैं डिस्काउंट पे दे रहा हूं, समझ रहे हो ना। कई बार क्या होता है कि ये लेट्स से कि मैंने 10,000 का लोन डिस्काउंट पे दिया। सर ऐसा कैसे होता है, 10,000 का लोन मैंने डिस्काउंट पे दिया, ये लीजिए 9,000 रुपए, ठीक है। और मैंने आपसे जब इसका रीपेमेंट लेना है तब मेरे को रीपेमेंट 10,000 पूरा का पूरा लेना है। इसको बोलते हैं कि मैंने दिया किसके ऊपर, ये जो मैंने लोन फाइनेंशियल एसेट जो है दोस्तों ये सैंक्शन किया है किसके ऊपर, डिस्काउंट पे। हालांकि अब दोस्तों ऐसा मार्केट में देखने को कम मिलता है कि भाई कौन व्यक्ति डिस्काउंट पे लोन देकर, है ना, आपसे मतलब बेसिकली कहते हैं कि जो पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस कैसे रिकवर करेगा, तो है ना, ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऐसा कहां पे देखने को मिलता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के केस के अंदर, जहां पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कंपनी के रिगार्डिंग। जैसे कंपनी क्या होती है ना कि कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, राइट, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, शेयर्स इशू करती है। तो कई बार वहां पे देखने को मिला ना कि डिस्काउंट पे हमने डिबेंचर इशू कर दिए, है ना। तो दोस्तों ये सारी बातें वहां पे ज्यादा फिट होगी उस सिनारियो के अंदर जो कंपनी, जिस कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट्स होता है ना, उन कंपनी के लिए बेसिकली ये जो है ना ये जो एग्जांपल्स हैं डेट प्रीमियम्स और डिस्काउंट्स, राइट, ये जो चीजें हैं वो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट वैसे भी मैंने आपको ये बात समझा दी, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ये तो आपके मेन, जैसे क्या होता है ना कि जैसे अपन कोई सेल्स करते हैं, 10,000 की सेल करी, उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो हम सेल्स की वैल्यू से ही वो 10% कम कर देते हैं, है ना। हम सेल्स की वैल्यू से ही वो 10% जो अमाउंट होता है वो कम कर देते हैं। वैसे ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब अपन लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी के सेक्शन में जाएंगे ना, तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं अपने लोग कि मान लीजिए कंपनी ने ये 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, ठीक है, और डिस्काउंट पे इशू किए, ठीक है ना, डिस्काउंट पे इशू किए, 10,000 रुपीज का डिस्काउंट लग गया,
ठीक है, तो ये आ गया मेरा 90,000, ये मेरा 90,000 दोस्तों। अब यही तो मेरा कैरिंग अमाउंट होगा और यही मेरा दोस्तों फेयर वैल्यू। तो कहने का मतलब सर डिस्काउंट ये जो है और प्रीमियम 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 जोड़ दिया जाता है दोस्तों। 1,00,000 रुपए का डिबेंचर है, मैंने 10,000 दैट इज प्रीमियम पे इशू किया, तो इसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा 1,10,000। तो ये मेरा कैरिंग अमाउंट क्या होगा दोस्तों, कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू क्या होगा, दोनों केस के अंदर डिस्काउंट माइनस करके और प्रीमियम जोड़ के इस प्रकार से निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। बट इसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं कहेंगे, इसको हम दोस्तों ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं कहेंगे। बस आपको ये बात जो है वो यहां पे मेरे को समझानी थी कि डिस्काउंट जो है या जो प्रीमियम जो है, राइट, डिस्काउंट और प्रीमियम को हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं कहते, इनको हम सेपरेट आइडेंटिटी देंगे, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये तो ट्रांजैक्शन का ही पार्ट है, ये ट्रांजैक्शन की कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो बस यहां पे ये इतनी बात बताना चाहता है आपको। सो कहता है इसके अलावा एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, है ना, यानी डेट प्रीमियम या डिस्काउंट, इनके अलावा जो कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है फॉर एक्विजिशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स आर एडजस्टेड अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन व्हाइल डिटरमाइनिंग फेयर वैल्यू। तो ऐसा ही हमने किया था इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के अंदर। इफ एन एंटिटी ओरिजिनेट्स अ लोन दैट बेयर्स एन ऑफ मार्केट इंटरेस्ट रेट व्हिच इज 5% व्हेन द मार्केट रेट इज 8%, तो कहता है कंपनी को कुछ अपफ्रंट फीस भी मिला है, इसके बदले ऐसा करने से कंपनी को कुछ अपफ्रंट फीस मिला है कि आप हमसे 8% ब्याज ना लेकर हमसे ना 5% ब्याज लीजिए, इसके बदले मैंने अपफ्रंट फीस दे दिया। तो दोस्तों वो अपफ्रंट फीस भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, राइट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल अमाउंट है, लोन के ऊपर इंटीग्रल पार्ट है लोन का। डेफिनेटली उस चीज को भी हम दोस्तों EIR की कैलकुलेशन में क्या कर देंगे, शामिल कर देंगे, यानी कैरिंग अमाउंट से एडजस्ट कर देंगे ताकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों अब यहां पे हमारे पास में ये कुछ चार्ट है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हम सब लोग अभी तक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समराइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों ये क्या कहना चाहता है, कहता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इनिशियल मेजरमेंट करते हैं, कैसे करते हैं सर, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट मार्केट टर्म्स के ऊपर हमने इशू किया है, जैसे कि मान लो मार्केट में भी वही 12% रेट चल रही है लोन की, हमने भी 12% पे ही दिया है, तो इस केस में दोस्तों जो आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है वही दोस्तों आपका ट्रांजैक्शन प्राइस सही मान लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की भी आपको कैलकुलेशन की जरूरत तब पड़ेगी जब उसके अंदर कोई कॉस्ट वगैरह हो जाएगी, राइट, अदरवाइज तो उसके अंदर आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन करने की दरकार नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आपका ऑफ मार्केट टर्म्स के ऊपर अगर ट्रांजैक्शन किया जाता है तो ये इंड एस क्या कहता है, फिर आपको फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आपको दोस्तों फेयर वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। और ये फेयर वैल्यू दोस्तों ये देखो क्या कहता है, इसलिए मैंने वो फेयर वैल्यू बात बताई कि ये फेयर वैल्यू यदि लेवल 1 इनपुट से निकाली जाती है, लेवल 1 इनपुट और वैल्यूएशन टेक्निक दैट यूजेस ओनली डेटा फ्रॉम द ऑब्जर्वेबल मार्केट से। सर लेवल 1 का कोई एग्जांपल, तो मैंने आपको बताया ना, शेयर जो है मान लो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, अभी मैं जानना चाहूं किसी शेयर का प्राइस क्या है, तो मैं जा सकता हूं शेयर NSE या BSE की वेबसाइट पे जाके उसकी वैल्यू जान लूंगा। तो वहां पे वो जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल मार्केट इनपुट है, वहां से उठाया, उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। यदि लेकिन मैं आपको ये कहूं दोस्तों कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एसेट्स है, कोई कॉम्प्लिकेटेड एसेट्स है जिसका वैल्यूएशन कराना है, जैसे मान लो एक कंपनी की फैक्ट्री में कोई प्लांट लगा हुआ है, उसका वैल्यूएशन कराऊंगा मैं, अगर 10 इंजीनियर से उसका वैल्यूएशन कराऊंगा ना, या 10 वैल्यूइंग एक्सपर्ट से उसका वैल्यूएशन कराऊंगा, तो 10 की 10 अलग अलग वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, राइट। तो वैसी ही बात है दोस्तों, लेवल 1 में कोई कभी शंका नहीं होती, इसलिए ये कहता है कि अगर लेवल 1 से आपने वैल्यूएशन कराया है उनका, तो जो भी डिफरेंस आता है फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस में आप उसको P&L में रिकॉग्नाइज कर दीजिए, राइट, आप उसको कहां रिकॉग्नाइज कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज कर दीजिए। अदरवाइज ये कहता है डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस रिकॉग्नाइज्ड एज असेट्स इफ इट क्वालिफाइज टू बी, आप उस डिफरेंस को असेट रिकॉग्नाइज करेंगे अगर वो क्वालिफाई करेगा तो, अदरवाइज आप उसको P&L में अमोर्टाइज करेंगे। सर ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या क्या बात कह दी। और दोस्तों ये तो सर सीधी सी बात है, ये कैसे समझ में आएगा, जब तक इसके ऊपर हम लोग अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं करेंगे, जब तक इसकी हम लोग प्रैक्टिकल केस स्टडी नहीं समझेंगे, तब तक ये बात हमको दोस्तों समझ में नहीं आने वाली। तो चलिए दोस्तों इसके रिगार्डिंग ना मैं आपको
कुछ बातें, कुछ एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले तो इलस्ट्रेशन नंबर 21 में आइएगा, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 21 देखिए दोस्तों, यहां पे कहता है कि कंटेनर्स लिमिटेड प्रोवाइड्स कंटेनर्स फॉर यूज बाय कस्टमर फॉर मल्टीपल पर्पसेस। तो ये जो कंटेनर लिमिटेड जो है वो कंटेनर प्रोवाइड करता है कस्टमर को, ठीक है ना। मल्टीपल पर्पस है इसके। द कंटेनर्स आर रिटर्नेबल एट द एंड ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। बेसिकली जो कंटेनर्स है ना वो मेरे को वापस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड के एंड में वापस लौटाने होंगे। ऐसा नहीं कि मेरे को उसने बेच दिए, मैं उनको यूज कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में रहना जरूरी है मेरा, अदरवाइज मेरे को वो कंटेनर वापस लौटाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब ये कह रहा है in addition to the monthly charge there is a security deposit that each customer makes with containers limited for rupees 10,000 per container and such deposit is refundable when the service contract terminates। अब दोस्तों बहुत अच्छी बात कही है यहां पर। ये कहता है कि हम आपसे मंथली चार्ज तो लेंगे क्योंकि आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं कंटेनर्स की, तो मंथली तो रेम्यूनरेशन या जो भी हमारी सर्विस की फीस होगी, प्रोफेशनल फीस होगी, राइट, जिसके रिगार्डिंग हम आपसे जो भी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं वो तो चार्ज करेंगे ही करेंगे, दैट इज तो आवर रेवेन्यू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हर कंटेनर का 10,000 रुपए जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कल को आप नुकसान कर दो तो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट से काट लेंगे फिर हम। तो हर एक कंटेनर का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 10,000 रुपए जमा कराना पड़ेगा, और इसके ऊपर हम आपको कोई ब्याज भी नहीं देंगे, इंटरेस्ट भी नहीं देंगे हम आपको, ठीक है। इसके ऊपर हम आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट पे जनरली इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है दोस्तों, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रोटेक्शन के लिए रखी जाती है ना। तो ये कहता है 10,000 पर कंटेनर एंड सच डिपॉजिट इज रिफंडेबल। बेसिकली जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो अपना डिपॉजिट वापस ले जाना। अब कहता है when the service contract terminates deposit do not carry any interest, deposit के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। analyze the fair value upon initial recognition in books of the customer leasing containers, market rate of interest for 3-year loan is 7% per annum। अब नाउ दोस्तों ध्यान रखिए, मेरी बात को समझिएगा कि यहां पर मेरे पास में आपको यहां पर कंटेनर्स लिमिटेड बन के क्वेश्चन करना है, क्योंकि हम सब लोग अभी ना फाइनेंशियल एसेट्स की बातें कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर हमको पैसा मिलेगा, ये डिपॉजिट हमको मिलेगा। हम अभी डिपॉजिट देने वाले नहीं, बल्कि हम लोग डिपॉजिट लेने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों वही बात है, जैसा कि मैंने आपको 10,000 का लोन का एग्जाम्पल बताया। अब पर कंटेनर के बेसिस पे हम अभी यहाँ पे काम करते हैं। हमको नहीं पता इस कॉन्ट्रैक्ट में कितने कंटेनर है ना, तो हम पर कंटेनर के बेसिस पर यहां पर अपनी वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो पर कंटेनर बेसिस पे दोस्तों यहां पे अपने जब वर्किंग करेंगे तो देखिएगा जरा यहां पर कि क्या वर्किंग होगी। हमने ना 10,000 रुपए पर कंटेनर जो है वो पे कर दिए हैं, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का है। 3 साल बाद में हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा, राइट। और हमें एक 7% पर एनम की इंटरेस्ट रेट भी दी गई है, जो मार्केट में अभी प्रिवेल कर रही है, ठीक है ना। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम। तो दोस्तों पर कंटेनर की बात करी जाए तो मैंने तो 10,000 रुपए आज दे दिए, मैंने तो 10,000 रुपीज आज दे दिए। किसको दे दिए? कंटेनर जो हमें देती है कंपनी, उन कंपनी को हमने ये 10,000 रुपीज दे दिए। तो अगर हम सब लोग कंटेनर के यूजर हैं, है ना, हम कंटेनर वाली कंपनी नहीं है, हम सब लोग कंटेनर के मान लो यूजर हैं, तो हमारे पास से तो 10,000 रुपए गया ना दोस्तों, हमारे पास से तो 10,000 रुपीज चला गया। और ये पैसा आज जो हमारा गया है वो कब अपने को वापस मिलेगा? 3 साल बाद वापस मिलेगा। सर तो 3 साल का तो गैप बहुत हो गया। हाँ बिल्कुल बहुत ही हो गया। ये पहला साल, ये दूसरा साल दोस्तों, और फिर ये तीसरा साल, राइट। सो t इक्वल्स टू 0 पे हमने ये ट्रांजेक्शन किया, और तीसरे साल में अपने को ये 10,000 रुपीज वापस मिल जाएंगे। तीसरे साल में हमने को 10,000 रुपीज वापस मिल जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 7% मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका मतलब अगर आपके इस कंटेनर के डिपॉजिट में 0% इंटरेस्ट है ना, ये जो मेरा डिपॉजिट हो रहा है ना दोस्तों, इस डिपॉजिट में मेरा 0% इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये डिपॉजिट इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट नहीं है, इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? 0%। तो अब बताइए दोस्तों, ये डिपॉजिट जो है वो मार्केट टर्म्स पे नहीं हो पाई ना,
ये आपकी मार्केट टर्म्स पे नहीं हो पाई है ना। आपको कायदे से इसके ऊपर ब्याज मिलना चाहिए था सामने वाला जब इसके ऊपर पैसा ले रहा है। जब दोस्तों वो आपको कोई भी ब्याज नहीं दे रहा है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ बात छुपी हुई है, और इस ट्रांजैक्शन की फेयर वैल्यू हमें अब सही तरीके से निकालनी पड़ेगी। और सही तरीके से कैसे निकालेंगे? 7% रेट से बेसिस पे अपने को काम करना है। तो 10,000 को अपने को क्या करना है? 1.07 रेज टू 3, राइट। तो ये जो 10,000 रुपए हैं दोस्तों, इसको हम 3 साल पीछे ले आते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाई 1.07, 1, 2 और 3, तो 3 बार करेंगे तो ये आ जाएगा 8163, 8163 इतना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास में। तो देखिए दोस्तों, आपने जो डिपॉजिट दिया है ना 10,000 रुपीज, IFRS मतलब इंड एस जो है वो हमारा क्या कहेगा? वो कहेगा कि नहीं, आपने डिपॉजिट 10,000 रुपए नहीं दिया है। बेसिकली आपने डिपॉजिट कितना दिया है? आपने डिपॉजिट दिया है 8,163 रुपए, राइट। और ये जो आपने 8,163 रुपए का डिपॉजिट दिया है ना, इसके ऊपर आपको हर साल थोड़ा 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 इंटरेस्ट मिलेगा, और बाद में आपको 10,000 की टोटल अमाउंट जो है वो रिकवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों कितना आ रहा है ये? 10,000 माइनस 8163, ये आ रहा है सर 1837। ये कितना आ रहा है? 1837। अब सिंस दोस्तों ये हमने जुगाड़ करके वैल्यू को निकाली है, क्योंकि मार्केट रेट से हम कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं, तो दिस इज नॉट नोन एज लेवल 1 फेयर वैल्यूएशन। ये लेवल 1 से नहीं हो रहा है। जो भी हमने ये फेयर वैल्यू निकाली है ना दोस्तों, ये लेवल 1 नहीं है, ठीक है। अब ये कौन से लेवल की है, इसकी बातें डिटेल में हम 113 में करेंगे। लेवल 1 का मतलब क्या है? जिसकी MRP बाजार में मिल जाए, जिसकी कीमत आपको बाजार में मिल जाए, जिसकी कीमत रेडिली अवेलेबल बाजार में हो जाए दोस्तों, वो आपका लेवल 1 इनपुट कहलाता है। डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फ्रॉम द मार्केट, है ना, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फ्रॉम द मार्केट। तो मार्केट इनपुट है वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, उसको हम लेवल 1 कहते हैं। तो क्या ये लेवल 1 है? अब अपने वापस उसमें आते हैं चार्ट के अंदर, और वो चार्ट हमको क्या कहता था? देखिएगा दोस्तों, ये कहता है इंस्ट्रूमेंट एट ऑफ मार्केट टर्म्स, मतलब मार्केट के टर्म्स पे आपने इसको नहीं इशू किया, तो फेयर वैल्यू आपको निकालनी है। फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये कह रहा है कि लेवल 1 इनपुट है क्या? लेवल 1 इनपुट है तो डायरेक्टली डिफरेंस P&L में जाएगा, लेकिन लेवल 1 इनपुट तो ये है नहीं। तो अब ये कह रहा है कि अगर ये लेवल 1 इनपुट नहीं है तो डिफरेंस को या तो आप बना दीजिए असेट, लेकिन ये क्वालिफाई भी होना चाहिए असेट बनने के लिए। डिफरेंस जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए असेट बनने के लिए। दूसरा कहता है अदरवाइज अमोर्टाइज टू P&L, आप इसको फिर बाद में प्रॉफिट लॉस में अमोर्टाइज करिए, ठीक है। तो अब दोस्तों आपके साथ में मैं 2 विचारधारा आपको बताता हूं कि एक तो ना आप इसकी 8163 पे प्रेजेंट वैल्यू पे अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। आप 8163 पे सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम का एक फाइनेंशियल एसेट अपने बुक में रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। फिर बाद में ये जो 8163 रुपीज आपका आया है दोस्तों, ठीक है, ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट में तो इतना ही जा पा रहा है, लेकिन आपने पैसा तो कितना पे कर दिया? फर्स्ट ईयर अगर आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो आप तो यही कहेंगे ना 10,000 रुपए हमने पे कर दिए हैं, राइट। हमने 10,000 रुपए पे कर दिए सर, ये अब डिफरेंस जो है वो कहाँ चला जाएगा? ये 8163 और 10,000 का डिफरेंस 1837, इसको हम कौन से अकाउंट में डेबिट करें? तो यहां पर ही तो इंड एस कहता है ना कि ये आपकी एसेट बन सकता है अगर ये क्वालिफाई हो तो, और ये क्वालिफाई नहीं हो रहा है दोस्तों तो फिर बाद में ये एसेट नहीं बन सकता। फिर इसको आप क्या करेंगे? धीरे धीरे कर कर प्रॉफिट लॉस में अमोर्टाइज करेंगे। यानी आपके पास में अब यही ऑप्शन बचा है, राइट। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपको मैं यहां पे ये बताता हूं कि आप भूल जाइए इस डिफरेंस को, ठीक है ना, और सिक्योरिटी डिपॉजिट की अकाउंटिंग कर दीजिए कि ये लीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, राइट, और 8163 आ जाएगा ये हमारा, ठीक है ना, एंड टू बैंक 8163। फिर दोस्तों क्या होगा? आने वाले 2 साल में, क्योंकि आने वाले 3 साल तक आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट की एंट्री बुक करनी पड़ेगी। बेसिकली 8163 है ना, तो 8163 से आप अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट अब थोड़ी रेस करेंगे विद द इंटरेस्ट अमाउंट। तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा? 8163 का 7%, तो ये हो जाएगा 571। तो आप लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम, ब्याज की इनकम बुक करेंगे 572,
तो सर कॉन्ट्रैक्ट में तो ब्याज है ही नहीं, तो दोस्तों अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कॉन्ट्रैक्ट से मतलब ही नहीं है ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट में हो नहीं हो मतलब ही नहीं है ना, आपको तो सही अकाउंटिंग करनी है। तो ये पहले साल का ब्याज हो गया, फर्स्ट ईयर का ब्याज हो गया दोस्तों, राइट। ऐसे ही ये ब्याज 3 बार बुक होगा। नेक्स्ट ईयर दोस्तों आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट का अभी कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, 8163, इसका अमोर्टाइज कॉस्ट है ना 572, इसका अमोर्टाइज कॉस्ट हो जाएगा सर अब 8735, ठीक है। 8735 पे अब आपको 5% इंटरेस्ट बुक करना, सॉरी 7% इंटरेस्ट जो है वो आपको बुक करना पड़ेगा, वो होगा आपका 611.45। तो अगली बार का जो ब्याज होगा वो होगा 611, ओके 611 से नेक्स्ट ईयर की जनरल एंट्री आप पास कर देंगे, ठीक है। और थर्ड ईयर में बेसिकली आपका कैरिंग अमाउंट अब 611 से बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 9346, और 9346 माइनस 10,000 मतलब थर्ड ईयर का दोस्तों आपका ब्याज होगा 654। कैलकुलेट करके देखेंगे, थोड़ा बहुत एक आधे रुपए का फर्क आएगा, वो राउंडिंग ऑफ एरर है ना। तो ये 654 ही मेरा ब्याज का इनकम हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को आज के दिन जब मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा रहा हूं तो मैं ये एंट्री पास कर दूंगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर बाद में दोस्तों फर्स्ट ईयर के एंड में मुझको ब्याज की इनकम बुक करनी है, सेकेंड ईयर के एंड में दोस्तों मेरे को ब्याज की इनकम बुक करनी है, और थर्ड ईयर के एंड में दोस्तों मेरे को ब्याज की इनकम बुक करनी है, ठीक है। और थर्ड ईयर में मेरे डिपॉजिट का कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और थर्ड ईयर में एक एंट्री और हो जाएगी, मेरे को मेरी डिपॉजिट वापस मिल जाएगी। तो मैं एंट्री कर देता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू माई सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये लीजिए 10,000 रुपीज वापस मिल गए। तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग और इस मॉडर्न आईएफआरएस वाली अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस हुआ, 3 साल के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में ब्याज की इनकम जो है वो बुक हो रही है, जो पहले नहीं हो रही थी। तो एक तो ये ऑल्टरनेटिव बताया मैंने आपको। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि 3 साल में ब्याज की इनकम तो कंपलसरी बुक होगी होगी, ये तो आईएफआरएस का रूल है, राइट। ये तो ब्याज की इनकम तो बुक होगी होगी। तो दूसरे ऑल्टरनेटिव में दोस्तों आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पे हाँ जी दोस्तों, तो यहां पर ये जो ऊपर वाला ऑल्टरनेटिव है ये पहला ऑल्टरनेटिव है, और नीचे वाला ऑल्टरनेटिव दोस्तों दूसरा ऑल्टरनेटिव है। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में मैंने सेम अकाउंटिंग करी है, बट मैं यहां पे डिफरेंस को भी कुछ ट्रीट करने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में मैं डिफरेंस का भी कुछ करने जा रहा हूं, और सेकेंड ऑल्टरनेटिव में मैंने डिफरेंस को इग्नोर ही कर दिया। तो दोस्तों ये इंड एस कहता है भाई इग्नोर नहीं करना उस डिफरेंस को, इस डिफरेंस का कुछ तो होगा, या तो ये चला जाएगा प्रॉफिट लॉस में। कहां चला जाएगा ये, पी एंड एल में, अगर हमारे लेवल 1 इनपुट हुए तो, और अगर पी एंड एल में नहीं गया तो ये हो सकता है कोई ना कोई असेट्स अगर क्वालिफाई करता है तो, अदरवाइज आप इसे क्या करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में पी एंड एल में अमोर्टाइज करेंगे। पी एंड एल में क्या करेंगे दोस्तों, अमोर्टाइज करेंगे। समझ में आई बात आपको, पी एंड एल में इसको अमोर्टाइज किया जाएगा। तो माई सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज रॉन्ग ओवर हेयर दोस्तों, सेकेंड ऑल्टरनेटिव बिल्कुल गलत है कि यहां पर हमने डिफरेंस का कुछ किया ही नहीं। 8163 और 10,000 के बीच का डिफरेंस कहां गया, मतलब इतना आप सस्ता कैसे कर सकते हो किसी चीज को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। 10,000 की चीज के रिगार्डिंग आप सिर्फ 8,163 रुपए ही चार्ज कर रहे हो, ये तो बात गलत है। ये 1,837 रुपए क्या है, उस ट्रांजेक्शन में कोई ना कोई चीज छुपी हुई है दोस्तों। ये तो ये छुपी हुई क्या है, इस चीज के बारे में हम सब लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, राइट। और ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर यही है जो हमने आपके साथ में अभी डिस्कस किया। अब जैसे जैसे देखो मॉड्यूल अगर अपन पढ़ते हैं तो मॉड्यूल वाले भी यही लिखेंगे। यहां पर देखिएगा, ये देखिए डिफरेंशियल जो आ रहा है ना यहाँ पे 1837 का,
1837 का जो डिफरेंशियल आ रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि सिनेरियो नंबर 1, अगर फेयर वैल्यू आपने डिटरमाइन करी है लेवल 1 इनपुट से, तो ये चला जाएगा पीएनएल में, राइट, डिफरेंस जो आ रहा है। अदरवाइज ये अगर आपका किसी दूसरे इनपुट से डिसाइड किया गया है, मतलब लेवल 1 के अलावा फिर चाहे कोई भी इनपुट हो, तो कहता है डिफरेंस ऑन डे 1 शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस अनलेस इट मीट्स डेफिनेशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज, राइट। ये आपका प्रॉफिट लॉस में जाएगा, लेकिन अमोर्टाइज होते हुए, इमीडिएटली नहीं, इंस्टेंटली पीएनएल में जाएगा, ओनली लेवल 1 इनपुट यूज हुए हैं। तो दूसरे में ये जो कह रहा है सर, ये तो बात तो एक ही होगी, दूसरे में भी पीएनएल बोल रहा है, यहां पे पीएनएल कहने का मतलब इसका दोस्तों अमोर्टाइज करने से है, ठीक है ना। यदि ये कोई एसेट्स की डेफिनेशन मीट करता है, तो अगर आपकी एसेट्स की डेफिनेशन मीट करेगा, आप दोस्तों यहाँ पे लाइबिलिटी तो कैसे मीट करेगा, ये तो एसेट्स ही है ना, फिलहाल के लिए अभी फाइनेंशियल एसेट्स की बात हो रही है। तो अगर ये एसेट्स की डेफिनेशन मीट कर रहा है दोस्तों, तो आप इसको एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए नीचे कहता है, हाउएवर इन केस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेवल 1 फेयर वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, है ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेवल 1 फेयर वैल्यू जो है वो दोस्तों जनरली अवेलेबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कस्टमाइज होती है, क्लाइंट टू क्लाइंट, कंपनी टू कंपनी अलग अलग होती है। Therefore in the above case the fair valuation is made based on unobservable input, and hence applying scenario 2 difference can be recognized as an asset, right, if it meets the definition. Now since the lessee gets to use, अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाली जो बात है, इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज है मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तक की बात आपको सबको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद में हम सब लोग अब ये जो लेसी, ये राइट ऑफ यूज या ये प्रीपेड रेंट के बारे में जो कह रहा है ना, इसके बारे में हम सब लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये जो अब बात आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर जो कंपनी है, कंटेनर वाली जो कंपनी है दोस्तों, और जो यूजर है कंटेनर का, तो बेसिकली यूजर जो है वो कंपनी को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा है, ठीक है, और कंपनी बदले में यूजर को कंटेनर यूज करने के लिए दे रहा है 3 साल तक। कंटेनर यूज करने के लिए मिल रहे हैं इसको कितने साल तक? 3 इयर्स तक, 3 साल। तो सर कोई तो रिश्ता है ना जिसकी वजह से ब्याज जो है वो नहीं लिया गया। यही वो बात है कि इनको कंटेनर मिल रहे हैं बदले में यूज करने के लिए, है ना, इनको कंटेनर मिल रहे हैं बदले में दोस्तों यूज करने के लिए। तो ये जो यूजर है वो कंटेनर वाली कंपनी को जो इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा है ना, वो इंटरेस्ट फ्री अमाउंट डेफिनेटली ये कंटेनर के यूज करने का किराया हो सकता है। क्या हो सकता है? इन कंटेनर को यूज करने का किराया हो सकता है। तो दोस्तों अर्स्टवाइल प्री इंड AS 116 जो कि हमारे सिलेबस में है, हम सब लोग पढ़ने वाले हैं, इंड AS 116 मैंने शेड्यूल 3 में भी आपसे चर्चा करी थी। सो इंड AS 116 हमारे सिलेबस में अब अप्लीकेबल हो चुका है लीज अकाउंटिंग के रिगार्डिंग। उसके पहले हमारा इसका इंड AS था 17 जो हमारे IPCC जो इंटर सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 था, सेम वैसा का वैसा ही था। बट IFRS जो 16 है, जो इंड AS 116 है दोस्तों, इसमें एक चेंज आ चुका है, और वो चेंज ये आ चुका है कि लेसी के बुक्स में कोई भी एसेट्स हो जो किराए पे लिया गया है, लीज वाले रेंट पे लिया गया है, वो आपका अब स्ट्रिक्टली राइट ऑफ यूज के नाम से बुक किया जाएगा। किसके नाम से बुक किया जाएगा? राइट ऑफ यूज। सर ये क्या होता है राइट ऑफ यूज? यही आपको बताएंगे दोस्तों कि राइट ऑफ यूज का मतलब क्या है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको यहां पे बोलूं तो ये एक प्रकार से फाइनेंस लीज की तरह इसकी अकाउंटिंग होगी। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीज। और वैसे देखा जाए तो ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज पूरा हटा दिया है,
सिर्फ एक ही लीज रह गई है, जो लीज हो है उस लीज को आपको क्या करना है, एज एन राइट ऑफ यूज एसेट बुक करना है लेसी के बुक्स के अंदर। बाकी की डिटेल चर्चा हम लोग लीज वाले स्टैंडर्ड में करेंगे। तो दोस्तों 3 साल तक कंटेनर आपको यूज करने के लिए मिल रहा है, कंटेनर का आप किराया दे रहे हो, 3 साल तक तो आप कंटेनर यूज कर रहे हो ना दोस्तों, तो ये कंटेनर 3 साल तक आपकी एसेट मानी जाएगी। कितने साल तक? 3 साल तक। तो वही तो बात है, ये हमारे जो फ्लो चार्ट था, ये इस फ्लो चार्ट में यही तो ये कह रहा है ना कि अगर ये क्वालिफाई करे तो आप इसे एसेट बनाइए। तो इंड एस 116 के हिसाब से, इंड एस 116 के हिसाब से दोस्तों डिपॉजिट्स के कॉन्ट्रैक्ट में, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में? डिपॉजिट्स के कॉन्ट्रैक्ट में यदि आप, है ना, कोई डिपॉजिट जमा कराते हैं सामने वाले कंपनी के पास, तो उस डिपॉजिट पे यदि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है ना, तो 0% इंटरेस्ट वाले डिपॉजिट्स है ये, तो दोस्तों यहां पे जो डिफरेंशियल जनरेट होता है ना, यहां पे जो हमारा डिफरेंशियल अमाउंट जनरेट होगा उसको हम लोग राइट ऑफ यूज एसेट कहेंगे। एक प्रकार से इसे कहा जाएगा राइट ऑफ यूज। तो दोस्तों इसकी एंट्री क्या होगी? फिर इसकी एंट्री हो जाएगी हमारे यहां पर, ये जो फर्स्ट वाली एंट्री है ना कि 1837, इतना पैसा मैंने क्यों दिया? इतना पैसा मैंने कंटेनर को यूज करने का दिया, राइट। और इंड एस 116 के हिसाब से ये जो पैसा मैंने दिया है ये मेरी एसेट है, राइट, ये मेरा राइट ऑफ यूज है कंटेनर को यूज करने का। तो दोस्तों मैं यहां पर इसकी जो जर्नल एंट्री है इसको कॉपी करके फ्रेश नीचे लिख देता हूं ताकि आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके कि जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे डिफरेंशियल अमाउंट का हम लोग 1837 था ना, 1837 है ना, तो डिफरेंशियल अमाउंट का दोस्तों हम लोग यूज करेंगे यहां पर वर्ड ROU, राइट ऑफ यूज कंटेनर्स डेबिट। तो हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री क्या हो गई दोस्तों? सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट विच इज 8163, then right of use container which is 1837, and then to bank account 10,000 rupees। आई होप ये बात आप सबको क्लियर हो गई होगी दोस्तों, समझ में आ गई होगी बात। और ये जो राइट ऑफ यूज एसेट्स है, आपने एक बार इसको बुक कर दिया तो दोस्तों इसके ऊपर अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? आप ROU एसेट्स को डेप्रिशिएट करेंगे 3 साल में। इसको आप डेप्रिशिएट करेंगे दोस्तों कितने साल में? 3 इयर्स में, क्योंकि ये कंटेनर आप 3 साल तक यूज करेंगे तो 1837 को आप डेप्रिशिएट कर दीजिए। तो एंट्री होगी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट। तो जर्नल एंट्री हमारी एकदम 11th क्लास लेवल की है, बट चीजों का करना क्या है वो अपने को अब यहां पे नया समझने को मिल रहा है ना। सो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू ROU कंटेनर्स। कैसे लगाएं सर? 3 साल स्ट्रेट लाइन लगा दीजिए। कितना आ रहा है? 1837 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो रहा है सर 612.33। चलिए 0.33 को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। 612 का डेप्रिसिएशन ये फर्स्ट ईयर लगेगा, सेकेंड ईयर लगेगा, ठीक है, और अगले साल इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा 613। तो हमारा राइट ऑफ यूज एसेट दोस्तों 3 साल में क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और बाकी की अकाउंटिंग सेम टू सेम रह जाएगी जो आपके ब्याज बुक करने से रिलेटेड है, विच इज सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, राइट, टू फाइनेंस इनकम। सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम। तो आई होप दोस्तों कि मैंने ये ऑफ मार्केट इंटरेस्ट रेट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया है और वो आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है ना। डिफरेंस का क्या करना है? यही डिफरेंस दोस्तों हमारा P&L में भी जा सकता था, राइट। मैंने आपको यहां पे कॉन्सेप्ट बताया कि यही डिफरेंस हमारा प्रॉफिट लॉस में भी जा सकता है,
ये हमारा असेट बन सकता है अगर ये क्वालिफाई कर रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा तो हमको मालूम पड़ा ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लीज छुपा हुआ है, तो लीज के बेसिस पर इसको हम लोग असेस करते हैं। या फिर ये आपका प्रॉफिट लॉस में धीरे धीरे अमोर्टाइज भी हो सकता है, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस में धीरे धीरे अमोर्टाइज भी हो सकता है। ये वाले P&L में और ये वाले P&L में क्या डिफरेंस हुआ, ये वाला P&L इंस्टेंट P&L में चला जाएगा, मतलब लॉस ऑन ट्रांजैक्शन ऑन द इनिशियल डेट, राइट, ये आपका अपफ्रंट लॉस बुक हो सकता है, और ये वाला P&L धीरे धीरे अमोर्टाइज हो जाएगा। तो ये सब पॉसिबिलिटीज आपके ट्रांजैक्शन में आपको मिल सकती है, ठीक है, आगे समझ में। तो अब देखिए दोस्तों, आपको सबको मैं यहां पे कहूंगा, ये क्वेश्चन करने के बाद में आप सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 25 करेंगे, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 25 आप सब लोग होमवर्क में करेंगे। और देखिएगा आप सब लोग कि आपसे ये क्वेश्चन हो पाता है कि नहीं होता। आप इसकी पूरी वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन करने के बाद में अकाउंटिंग भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इलस्ट्रेशन 25 के सोल्यूशन से स्टार्ट करूंगा, जहां पे मैं आपको इलस्ट्रेशन 25 का सोल्यूशन करा दूंगा, और उसके बाद में हम सब लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।